हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एग्जाम प्रतिज्ञा एकेडमिक। सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं जिसमें इकोनॉमिक्स की क्लास में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, तो इसका वन शॉट मास्टर वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इसके टॉपिक्स देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में देखेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। सेकेंड, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है रूरल पुअर्स के लिए, ये सब देखेंगे। ये सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वाई मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसको देखेंगे। तो मनी क्या है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या? मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था? बार्टर सिस्टम में कमोडिटी टू कमोडिटी या गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हैं और दूसरे से गुड्स ले रहे हैं, क्योंकि बीच में मीडियम कुछ था नहीं एक्सचेंज का, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप जो गुड्स दूसरे को दे रहे हैं अगर उसके पास नहीं है तो आप उसको नहीं ले सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें एक ये था, एक थी को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स। को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है को इंसिडेंस से ही, मतलब जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरे को ज़रूरत है, जो दूसरे के पास है वो हमको ज़रूरत है, उसी को बोलते थे को इंसिडेंट्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मीडियम लाया गया एक्सचेंज का, वो था मनी। मनी क्या है? इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। जो भी सर्विस चाहता है वो कमोडिटी या कुछ भी चाहता है, मनी के थ्रू वो क्या कर सकता था? एक्सचेंज कर सकता था। अब फॉर्म ऑफ मनी देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं फॉर्म ऑफ मनी। देखिए, पहले का जो था क्या था? मेटेलिक कॉइन होते थे। ठीक है, लेकिन अब जो फॉर्म ऑफ मनी है, मेटेलिक कॉइन भी है, पेपर करेंसी भी है। ठीक है, लेकिन इनका एक चीज़ और है कि जैसे अगर 2000 का नोट है, उस पर 2000 लिखा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 2000, बट उस पेपर की वैल्यू इतनी नहीं है। उस पर 2000 लिखा है इसलिए उसकी वैल्यू 2000 है। पहले क्या होता था कि अगर मेटेलिक करेंसी चलती थी या मेटेलिक कॉइन्स चलते थे, उनकी वैल्यू उतनी होती थी। ठीक है, अब फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हैं, पहले क्या होते थे? मेटालिक कॉइन्स होते थे। ठीक, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज़ करेंसी एंड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो भी मनी का एक फॉर्म है, उससे इनकम जनरेट होती है या उससे पैसा जनरेट होता है। ठीक है, आर क्लोजली लिंक टू वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि करेंसी कैसे मनी का फॉर्म है। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी कैसे। देखिए, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछता है, हु इशू द करेंसी इन इंडिया? तो आंसर इज विल बी रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई इशू द करेंसी इन इंडिया। ठीक है, और किसके बिहाफ पे करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। ठीक, इसके बाद देखें डिपॉजिट्स इन बैंक। डिपॉजिट्स देखेंगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो करेंसी है या जो पेपर करेंसी है, ये पूरे इंडिया में वैलिड है। आप इससे कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप इसको कोई मना नहीं कर सकता कि हम ये पैसा नहीं लेंगे, हमको दूसरा दो आके, मना नहीं कर सकता। अगर मना करता तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। डिपॉजिट्स इन बैंक देखेंगे। अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, आपने पैसा लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उससे भी क्या होता है? मनी जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है अभी बताएंगे। पीपल डिपॉजिट्स देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। देखिए, आप जैसे 50,000 पर मंथ अगर अर्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 50 का 50,000 पूरा स्पेंड कर लेंगे। ठीक है, आपने अगर 10,000 स्पेंड किया, 40,000 आपने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक इस पर क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी आपको। ठीक है, इंटरेस्ट देगी। कैसे देगी इंटरेस्ट? बैंक किसी दूसरे को लोन देगी ज़्यादा इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट आपको कुछ आपको भी पे करेगी। ठीक, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे अमाउंट एज अ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जो आपने डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट आपको पे करेगी। ठीक है, द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अगर आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप उसको कभी भी डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने इसको विड्रॉ किया, इसको क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है, a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। देखिए, चेक भी डिपॉजिट्स का एक क्राइटेरिया है, चेक भी। ठीक है, कैसे? अगर आप किसी को चेक दे देते हैं, आपका अगर अकाउंट है उसमें जितना अमाउंट आप पे करेंगे तो चेक के थ्रू उस पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें लोन एक्टिविटीज़ देखेंगे कि लोन एक्टिविटीज़ क्या है।
लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, देखिए दो होती हैं, एक होता है डिपॉजिटर होता है, एक होता है बारोअर, ठीक है। लोन एक्टिविटी में क्या होता है, सपोज आपने 500, अगर हम मानते हैं कि एक ही पर्सन है या दो पर्सन है जिन्होंने 500 जमा किया, किसमें जमा किया, बैंक में जमा किया, ठीक है। बैंक में जमा किया 1000, कुछ पैसा बैंक अपने पास रखेगी, और इसमें सपोज करो बैंक ने दूसरे को जिसने डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिटर हो गया, बैंक ने सपोज करो किसी को दे दिया 700, ठीक है, 700 किसी को एज अ लोन के रूप में दे दिया किसी बारोअर को। अब बैंक ने आपको 4% या 10% सपोज इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है। तो 1000 का 10% क्या, आपको बैंक एक साल में 1100 रुपये देगी। इस पर 700 जिसको बैंक ने दिया, इस पर 20% चार्ज किया, तो इससे कितना मिल गया, 1400 बैंक को मिला, तो 400 एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। आपको 1100 देना पड़ा बैंक को, 300 एक्स्ट्रा, इससे बैंक क्या करेगी, अपना बिजनेस करेगी, ठीक भाई। ये लोन एक्टिविटीज़ हैं, ये इसी से इनकम जनरेट होती है। ये 100 की बात की, ये करोड़ में बात होती है, ठीक भाई। द डिपॉजिट्स देयर मनी इन बैंक एंड गेट इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एज एक्स्ट्रा इनकम। आपने 500 जमा किए थे, आपका 10% 550 मिल गया आपको, ठीक है। उसमें बैंक ने आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, जिसको लेंड किया बैंक ने, उस पर भी पैसा, आपके पैसे से ही बैंक ने पैसा कमाया। अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज़ प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी। किसको दिया जाता, जिसको ज़रूरत होती थी, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है, क्या प्रॉब्लम रहती है बैंक से पैसा लेने में, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम रहती है। In this case, money is provided as a loan with a higher rate of interest. The difference between interest on borrowing money and interest of deposit money is the income of bank. देखिए बैंक ने आपको 10% लोन आपने बैंक जमा किया, बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट दिया। अगर किसी को बैंक ने लोन दिया, उससे 20% किया, तो इसके बीच में जो पैसा आएगा वो बैंक का पैसा होगा, यहीं से बैंक की इनकम होती है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो क्रेडिट सिचुएशन जो आपकी बुक में दी हैं, दो सिचुएशन आपकी बुक में दी हैं, उसकी बात करेंगे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट लोन होता है, ठीक है। रेट ऑफ एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बारोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपने बैंक से पैसा लिया या किसी मनी लेंडर से पैसा लिया या कोई गुड्स या सर्विसेज ली, तो उसको आप फ्यूचर में क्या करेंगे, रिटर्न भी आपको करना पड़ेगा। इस प्रॉमिस से बैंक आपको पैसा देती है। दो एग्जांपल दिए आपकी बुक में, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक में, उससे दो एग्जांपल दिए। एक फेस्टिव सीजन का सलीम का एग्जांपल दिया है। एग्जांपल ये था कि सलीम ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया शू मेकिंग का, और उसने कुछ पैसा जहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदा था उससे पैसा लिया, जहाँ से गुड्स लिया था, ठीक है, और कुछ पैसा उसने अपने वर्कर्स को दिया, और उसके लिए उसने एक लोन लिया था, ठीक है। लोन से उसने वर्कर्स का पैसा पे कर दिया, और जो क्रेडिट लिया था वो भी पे कर दिया, क्योंकि उसका जो सारा प्रोडक्शन है, जो भी वर्क है, विद इन टाइम कंप्लीट हो गया, और उसको उसमें क्या हुआ था, क्रेडिट में उसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि सारा काम टाइमली हो गया था। तो ये क्रेडिट उसके लिए क्या हो गया, ये क्रेडिट उसके लिए हेल्प्स इन इंक्रीज अर्निंग, उसकी अर्निंग को इंक्रीज कर दिया, जो उसकी अर्निंग्स थी उसको इंक्रीज कर दिया क्रेडिट ने। दूसरा एक केस लिया गया स्वप्ना का। स्वप्ना ने ये एग्रीकल्चर के लिए उसने लोन लिया, ठीक है, क्रेडिट ली एग्रीकल्चर के लिए, और क्या किया, जब उसने फर्टिलाइजर वगैरह पेस्टिसाइड यूज किए, लेकिन क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ, किसी लाला से लिया, क्रॉप फेलियर हुआ, दोबारा फिर अगर वहाँ पे लोन लेने गई वो उसी से मनी लेंडर से, तो उसने कहा पहले का जो है आप वो कर्जा दीजिए हमको वापस। तो उस कर्जे को देने के लिए उसने तीसरे से कर्जा लिया, फिर वापस किया। इस तरह धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, ठीक है। डेब्ट ट्रैप में फंस गई तो वो क्रेडिट उसके लिए क्या, नेगेटिव साबित हो गया, कि उसने जो पैसा लिया था उसके लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ साबित हो गया, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस के उसको अपनी क्या करनी पड़ी, उसको अपनी जो प्रॉपर्टी थी या जो उसकी एसेट्स थी उसको बेचना पड़ा। ये दिए स्वप्ना फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल, जो लोन था इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए देना। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ हिज लैंड टू रिपे द लोन, उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव द हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ, जो उसने क्रेडिट ली थी उस अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए क्या, नेगेटिव हुआ, और उसके लिए वर्स हो गए वो। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट ट्रैप। ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंसी, तभी उसने अपनी क्या की, अपनी जो क्रॉप जो उसका पार्ट था लैंड का, उसको बेचना पड़ा। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोअर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल क्यों हुआ, अपनी लैंड बेचनी पड़ी इसलिए पेनफुल हो गया। वट एवर वेदर क्रेडिट वुड बी हेल्प यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, पीछे से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्रेडिट आपके लिए निगेटिव हो जाता है।
ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखेंगे क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में देखेंगे क्या है। देखिए दो चीज़ें हैं, आपको बैंक ऐसे तो पैसा देगी नहीं, ठीक है। बैंक कहती है कि हमारे पास कुछ आप रखिए आके, तब हम आपको पैसा देंगे। या तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कोलेटरल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होगी, बैंक ऐसे तो पैसा देगी नहीं। आप सपोज करो आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, तो बैंक से अगर आप 10 लाख रुपए लेना चाह रहे हैं, नहीं देगी बैंक आपको, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कोलेटरल क्या होती है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जो आपने लोन लिया है उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी दे के, इंटरेस्ट लगा के एज अ प्रिंसिपल के फॉर्म में वापस भी करना पड़ता है। इन एडिशन लेंडर आल्सो डिमांड कोलेटरल, जो आपको पैसा देगा उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए होगी, ऐसे पैसे नहीं देगा। तो सिक्योरिटी में क्या होगी, अगर आप फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक हो गया, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं लोन, तो वो कहेगी हमको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, कोलेटरल भी चाहिए, और क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो मोड ऑफ पेमेंट भी चाहिए। तो ये देखिए डोकोमो बन गया, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल भी चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट, ठीक। ये फॉर्मल सेक्टर का है। तो इसमें देखेंगे कोलेटरल, बात करेंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल या सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेटरल में आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल्स हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, या कोई डिपॉजिट्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपने अपनी बाइक गिरवी रख दी और आप पैसा दे नहीं पा रहे, रिपे नहीं कर पा रहे, तो बाइक को बैंक बेच के आपके अपना पैसा वसूलेगी, ठीक है। एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, और तब तक अपने पास ही रखे रहेगी जब तक आप लोन वापस नहीं करेंगे। इफ़ द बोरोअर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज़ राइट टू सेल द एसेट्स और कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। तो लेंडर को ये राइट होता है कि आपने जो कोलेटरल अपनी गिरवी रखी है उसको बेच के लोन को रिकवर करे, ठीक है भाई। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ पेमेंट। देखिए हमने आपको बताया था, ये डोकोमो बोला था, डोकोमो। बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोलेटरल भी चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट, ये चीज़ चाहिए होती है। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये टर्म्स होते हैं, याद रखिएगा, हो सकता है शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ लें कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोलेटरल है और मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है। इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोअर। देखिए भाई, अगर सरकारी या किसी फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं तो वो कंडीशंस अलग होंगी, और इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं तो भी कंडीशन अलग होगी, ठीक है। तो देखेंगे अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर देखेंगे, उसमें क्या है देखते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर का मतलब आप किसी सरकारी बैंक से ले रहे हैं या किसी कोऑपरेटिव से ले रहे हैं तो उसमें टर्म्स क्रेडिट अलग होंगी। टर्म्स क्रेडिट क्या होंगी कि फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की तो जरूरत पड़ेगी, बट उसमें आरबीआई सुपरवाइज करेगी कि जिसको लोन दिया जा रहा है उस पर हैवी इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सस्ता लोन चाहिए, और कैसा चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स, जैसे फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर में देखेंगे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या, ये भी एक सरकारी संस्था होती है जहाँ से आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सभी को अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है कि या तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या आपके पास कोलेटरल नहीं होगी, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। और ये चीप इसलिए भी होते हैं, सस्ते दाम पे इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आरबीआई सुपरवाइज करती है। बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग। बैंक को आरबीआई के पास ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वो कितना लैंड कर रहे हैं और किसको लैंड कर रहे हैं और कितने इंटरेस्ट रेट पे लैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकती है कि आप अगर देखते हैं कि आप पुअर है तो आपसे 20% वसूले, आप रिच हैं, आप हमारे सगे संबंधी हैं तो कम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक फिक्स्ड रेट है जिसको सभी पे फॉलो होता है, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है फॉर्मल सेक्टर में, डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको फिर वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको लोन ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। किसी लाला के यहाँ से जा सकते हैं, मनी लेंडर जिसको बोलते हैं, या अपने रिलेटिव से ले सकते हैं। आपने अपने रिलेटिव से पैसा लिया 1 लाख रुपए, उसने कहा मैं 20% लूँगा आपसे, ठीक है। 20% पे इजीली में आपको मिल जाएगा, हो सकता है इजीली मिल जाए, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन उसी की रहेंगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम रहती है इसमें। दीज आर दी लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा, ना कोई देखेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसकी होंगी, मनी लेंडर की होंगी, ठीक है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप
देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। भाई वो कोई भी अपने पैसा वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है आपको पैसा दें और आपसे कहें कि आप हमारे यहाँ क्या एज अ नौकर या एज अ सर्वेंट बन के रहेंगे, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होती हैं देखते हैं। द फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली अबाउट हाफ द टोटल क्रेडिट। देखिए सपोज करिए अगर रूरल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इसमें 20% ही ऐसे पर्सन होते हैं जिनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि उनके अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तभी मिल पाएगा। 80% ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पाता। उसका रीज़न है क्योंकि वो जितने टर्म्स एंड क्रेडिट हैं या टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर फॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ा जो काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। 20% मतलब फॉर्मल से हुआ तो 80% क्या हुआ, इनफॉर्मल से हुआ। अगर 80% इनफॉर्मल से होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। किसका, आपका तो नहीं होगा, जिसने लोन दिया उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। अब गवर्नमेंट सोचती है कि जो फॉर्मल सेक्टर है इतना चीप बनाया जाए या लोगों को बैंक के पास तक पहुंच बनाई जाए जिससे उनको अफोर्डेबल और चीप रेट में क्या लोन मिल सके, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग। बैंक और कोऑपरेटिव से बोला कि वो अपनी लेंडिंग को बढ़ाया जाए, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज की बात की गई, सो दैट दे डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट ऑफ द रिड्यूसर। तो जो रूरल पीपल हैं या पुअर पीपल हैं उनका इनफॉर्मल सोर्सेज से डिपेंडेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। While the formal sector loans need to expand, it is necessary that everyone receive these loans। तो इसीलिए बोला गया कि फॉर्मल सेक्टर से कि लोगों को लोन मिल सके जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे तभी नेशन का डेवलपमेंट होगा। अब बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सबको लोन नहीं मिल पा रहा था तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कुछ लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारे आपके करीब के लोग हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, और उन्हें किसी ने 5 रुपये उस सबमिट किया पर मंथ, किसी ने 10 रुपीज़ किया या किसी ने 20 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हैं सब लोगों ने सबमिट किया, किसका ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर इस पैसे को किसको आपस में बांटते हैं। बांटते मतलब जिसको नीड होगी उसको क्या पे उसको दे दिया जाएगा और उस पर क्या करेंगे प्लस थोड़ा इंटरेस्ट, जितना मिनिमम इंटरेस्ट होगा वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये था कि आपस में एक दूसरे का डेवलपमेंट कर सकें। और एक ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों करते हैं, जो आपके सोशल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए रूरल पुअर के लिए जो रूरल एरिया है वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसमें देखें क्या है, पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन थे, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। गाँव में हर जगह तो बैंक अवेलेबल है नहीं, अगर है भी तो डेवलप आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो बैंक आपको लोन देगा नहीं, कोलेट्रल नहीं है तो भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, तो आप ऑटोमेटिक कहाँ जाएंगे, मनी लेंडर। तो उससे बचने के लिए SHG का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। इवन इफ बैंक आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएटेड SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल विच प्रमोट स्मॉल सेविंग्स एमंग दी मेंबर्स। मैंने बताया आपको 5, 10, 15, 20 रुपये इकट्ठा किए और एट द एंड ऑफ ईयर आपने देखा बहुत सारी पैसा इकट्ठा हो गया और जिसको ज़रूरत है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे दे दिया गया, ठीक है। टिपिकल SHG है 15 to 20 मेंबर। ये भी याद रखिए, कभी कभी आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस में पूछ लें कि SHG में मेंबर कितने होते हैं, तो 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, आसपास के सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। एंड हु मीट एंड सेव रेगुलरली, तो 15, 20, 25 रुपये पूरे साल सेव किया तो वो पैसा इकट्ठा होकर ज़्यादा हो गया, ठीक। उसके एडवांटेज क्या है, पहला है इट हेल्प्स बोरोइंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। आपको इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दूसरे के सब लोग जान पहचान है, तो आपको कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज एंड एट अ रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट, और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। SHG आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, जो रूरल पुअर हो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, मोस्टली वुमेन्स का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी याद रखिए, मोस्टली, ठीक, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। द रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने आपको बताया कि ये इनकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है और एक दूसरे के
क्या जो हेल्थ इश्यूज़ हो जाए या वॉयलेंस होगा उस पर डिस्कस करते रहते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा। और कुछ इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं, जैसे व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मैं आपको बता दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आपको कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है लोन्स आर प्रोवाइडेड लो इंटरेस्ट रेट पे, और जो नीडी होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें है कि हाउ मैनी करेंसीज, ये करंट का क्वेश्चन है कि कितनी करेंसीज हो सकता है आपके उसमें पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी करेंसीज आर इन द वर्ल्ड, तो 180 करेंसीज, ठीक है, रिकग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन। दूसरा है व्हाट आर कोलेटरल, कोलेटरल मैंने आपको बताया, कोलेटरल में आपका हाउस हो सकता है, बाइक हो सकती है, या आपका फील्ड हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये सब सारे क्या हैं, कोलेटरल हैं, जो बैंक एज अ एक्सेप्ट कर लेती है आपको लोन देने के लिए, ठीक है। तो ये कोलेटरल एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल आइटम विच इज़ एक्सेप्टेड बाय दी लेंडर एंड इज एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। तो भाई ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा, और इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लस कमेंट जरूर कीजिए, जिससे जो कमी रह जाएगी हम उसको ओवरकम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।